हाय एवरीबॉडी। आज बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, द वैक्सीन टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड, वैक्सीन एवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। आप सब लोगों ने वैक्सीन लगवाई होंगी, कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई होंगी। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी ये वैक्सीन इन द पास्ट 3 to 4 ईयर्स। लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि जो वैक्सीन हैं ये कब स्टार्ट हुई थी, कब आज कौन सी वैक्सीन हम यूज़ कर रहे हैं और फ्यूचर में कौन सी वैक्सीन हम यूज़ करेंगे। उन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। ये सेशन इशू एनालिसिस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन जो है प्रेजेंटेड बाय ड्रीम आईएएस एंड मेरा नाम मनिंदर एंड आई एम पंजाब पीसीएस रैंक 36। काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखने का थैंक यू। इस टॉपिक को करने का मेन रीज़न ये है कि वैक्सीन हैज़ बीन लाइक पार्ट ऑफ आवर लाइव्स नाउ। इट्स लाइक है ना, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, पिछले 2-3 साल से ये वर्ड वैक्सीन हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इससे पहले भी हमने वैक्सीन लगवाई हैं, लेकिन वैक्सीन जब हम लगवाते थे तब हम बहुत ही नियोनेटल स्टेट में होते थे, तो हमें इतना नहीं आइडिया था। लेकिन अब एडल्ट में इतने लेवल पे वैक्सीन लगी हैं तो ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हमें जो है वो पता लगा है। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा सा मुझे लगा कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में पूछा जा सकता है कि एवोल्यूशन के बारे में बताओ कि पहले वैक्सीन कैसी होती थी, उसके बाद आज कैसी होती हैं और फ्यूचर में वैक्सीन कैसी होंगी। तो वो जो एवोल्यूशन का हिस्सा है, एवोल्यूशन का पार्ट है, उसका जो नॉलेज है आप सब लोगों को होना चाहिए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आर एग्जामिनेशन। तो उस वजह से हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, वैक्सीन एवोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सब लोगों ने एडवर्ड जेनर के बारे में ज़रूर सुना होगा। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन्स बोला जाता है क्योंकि उसने एक वैक्सीन डेवलप की थी बैक इन आई थिंक 17th और 18th सेंचुरी के अंदर, जिसने उसने स्मॉल पॉक्स, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है स्मॉल पॉक्स की, उसकी वैक्सीन बनाई थी फर्स्ट टाइम। लेकिन एडवर्ड जेनर से पहले भी वैक्सीन टेक्नोलॉजी दुनिया में थी। वो वैक्सीन टेक्नोलॉजी हम उसको हम वैक्सीनेशन नहीं बोलते, हम उसको इनोकुलेशन बोलते हैं या वेरियोलेशन बोलते हैं। उसमें होता क्या था बेसिकली, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, हम उस ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट जो है आपकी बॉडी में डाल देते थे और जो उस टाइम के लोग होते थे वो देखते थे इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता था और फाइनली जाके जो वो था वो ट्रीट हो जाता था। लेकिन अगेन इट वाज वेरी डेंजरस, है ना। उससे डेथ्स भी हो सकती हैं, मोर्टेलिटी भी हो सकती है, डिजीज़ भी बढ़ सकती है। तो वो एक बहुत ही एंशियंट वे होता था ट्रीटमेंट करने का, लेकिन उसको इनोकुलेशन जो है वो बोला जाता था। ये इनोकुलेशन अगर हम बात करें तो चाइना में इनफैक्ट इस इनोकुलेशन की जो है वो मतलब वहाँ से स्टार्ट हुई थी और प्रोसीजर भी इसका लिखा गया था इन 1549। तो ये हम बहुत, आप बोल सकते हो कि इट वाज लाइक द बिगनिंग ऑफ द वैक्सीनेशन थिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके बाद एडवर्ड जेनर, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न वैक्सीन्स बोला जाता है, इन्होंने 1700s में उस टाइम पे बहुत ही एक डेंजरस डिजीज़ आज भी है इनफैक्ट, उसका नाम है स्मॉल पॉक्स। तो वो बीमारी जो थी उसको सॉल्व करने के लिए उसने सबसे पहली बारी वैक्सीन डेवलप की, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। ये डेवलप करने का तरीका उसका बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, जो दूध वाले होते हैं, जो मिल्क मेड्स होते हैं, ये जो मिल्क मेड्स होते हैं ना, इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उसको कुछ डाउट हुआ कि इनको क्यों नहीं स्मॉल पॉक्स हो रहा। तो उनको ये पता लगा कि ये जो मिल्क मेड्स हैं ना, और वो लोग जिनको ऑलरेडी काउ पॉक्स हो चुका था, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। तो उसने सोचा कि शायद ये काउ पॉक्स जो है इसकी वजह से बॉडी में एक इम्यून रिस्पांस आ जाता है और ये मेमोरी में रजिस्टर हो जाता है ह्यूमन बॉडी में, और फाइनली जाके जब उसको स्मॉल पॉक्स होता है किसी को, तो फिर वो इम्यून जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं वो फाइट करती हैं स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। तो जेनर ने डिवाइस किया एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने पर्सन को, जिसने अभी तक स्मॉल पॉक्स एक्वायर नहीं किया गया था या ना ही उसको काउ पॉक्स था, उसको उसने काउ पॉक्स के साथ इनोकुलेट किया। मतलब वो काउ पॉक्स के साथ इनोकुलेट करता है और उसको देखा गया कि उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट भी जो है एंटीबॉडीज़ डेवलप कर ली। और आप देखो कि जब ये उसने स्टार्ट किया ये प्रोसेस को, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स तक काउ पॉक्स वैक्सीनेशन ही चलती रही स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, विच इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल अचीवमेंट्स जो ह्यूमन स्पीशीज़ ने की हैं। मतलब इन द, जैसे हम बोलते हैं ना, कितनी ज़्यादा हमने ह्यूमन स्पीशीज़ ने अचीवमेंट किया। आई थिंक वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल अचीवमेंट्स जो ह्यूमन स्पीशीज़ ने की हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत ही हाई लेवल पे काम करते हैं उनका नाम है लुई पैस्चर। आपने ज़रूर पैस्चराइजेशन के बारे में सुना होगा। और लुई पैस्चर जो दुनिया में देते हैं वो ये है बेसिकली कि हम क्यों ही सिर्फ एक स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन डेवलप करें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आनी चाहिए जो हर बीमारी के लिए वैक्सीन हम डेवलप कर सकें। तो यहां से शुरू होता है सिलसिला ऑफ वैक्सीनेशंस इन द वर्ल्ड। एडवर्ड जेनर और लुई पैस्चर जो ब्रिलियंट माइंड से 17th और 18th सेंचुरी के, इनकी कंट्रीब्यूशन से ये प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। पास्ट में हम देखेंगे कि जो पुराने स्टाइल से वैक्सीनेशंस बनती हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी से वैक्सीनेशंस बनती हैं, इसमें जो सबसे बेसिक वैक्सीनेशन होती है दैट इज़ बेसिकली द इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इसमें करते क्या है कि जो हमारा इन्फेक्शियस एजेंट होता है उसी इन्फेक्शियस एजेंट के डेड पार्ट को हम उठा के, मतलब उसको डेड करके, उसको इनएक्टिवेट करके हम बॉडी में डाल देते हैं। और उससे क्या होता है कि इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है बॉडी का, और वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी मेमोरी बन जाती है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी इन्फेक्शन दोबारा होती है बॉडी के अंदर, तो फिर वो इवेंचुअली जो मेमोरी होती है, जो मेमोरी सेल्स होते हैं बॉडी के, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये ट्रिगर कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को और इवेंचुअली वो हमें बीमार नहीं होने देती। ये पुराने स्टाइल ऑफ वैक्सीन्स को हम इनएक्टिवेटेड या डेड वैक्सीन्स या फिर हम किल्ड वैक्सीन्स की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे पोलियो में हम ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स का यूज़ करते हैं। लेकिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं जनरेट करते। तो फाइनली फिर लोगों ने, साइंटिस्टों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लाइव वैक्सीन ही डाल दें, मतलब ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव उसको डाल दें, लेकिन उसकी हम एनर्जी को या उसकी एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर दें। और उसको रिड्यूस करने के तरीके को उसके बाद जो वो इवेंचुअली वैक्सीन बनती है उसको हम अटेन्यूएटेड वैक्सीन की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये जो सिलसिला है जो पास्ट है वैक्सीन का, ये दो ही मेजर वैक्सीन के ऊपर फोकस किया गया है, एक तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। पास्ट में अगर हम देखें तो ये डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि पास्ट जो था वो होल माइक्रोब अप्रोच के ऊपर फॉलो करता था। होल माइक्रोब अप्रोच का मतलब है कि पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बॉडी के अंदर डाल देना, या तो उसको इनएक्टिवेट करके डालना, मतलब उसको डेड करके डालना, या फिर उसको लाइव अटेन्यूएट करके डालना, उसको वीक करके डालना, या फिर ये भी हो सकता है कि हम किसी और वायरस को लें और उसके अंदर हम अपना वेक्टर, मतलब उसके अंदर हम अपना इन्फेक्शियस एजेंट डाल दें और वो जो वायरस हो वो वायरल वेक्टर बन जाए। ये भी एक प्रोसेस होता था वैक्सीन अप्रोच के अंदर। सो बेसिकली जो पास्ट है दैट इज अबाउट द होल माइक्रोब अप्रोच ऑफ वैक्सीनेशन। लेकिन प्रेजेंट इज डिफरेंट, मतलब आज जो वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं ये वैक्सीन अब होल माइक्रोब अप्रोच पे नहीं जो है वो करती। आज हमें फास्ट चाहिए वैक्सीन, हमें चीप वैक्सीन चाहिए और हमें ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन चाहिए। ये तीनों चारों कंडीशंस के बेसिस के ऊपर जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ डेवलप किया है, दैट इज़ कॉल्ड द सब यूनिट अप्रोच। अब सब यूनिट अप्रोच में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही डालना है, आप उस ऑर्गेनिज्म का छोटा सा कोई पार्ट भी डाल सकते हो बॉडी के अंदर, उसका एक यूनिट, छोटा सा यूनिट डाल सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर भी हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करती है। ये अप्रोच को हम सब यूनिट अप्रोच बोलते हैं, जो सिर्फ पार्ट ऑफ द टारगेट पैथोजेन को यूज़ करती है टू प्रोवोक रिस्पॉन्स फ्रॉम द इम्यून सिस्टम। इसके अंदर कई बार ये तुम ऐसे भी बना सकते हो और कई बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी यूज़ करते हैं टू क्रिएट सच वैक्सीन्स इन द लेबोरेटरी। अगर आप देखो तो जैसे कोविड के अंदर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि पूरा कोविड डालने की ज़रूरत नहीं है, कोविड के ऊपर ये जो स्पाइक प्रोटीन है बस इसी को डाल दो, इसको डाल दोगे तो डेफिनेटली बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स दे देगी और इवेंचुअली जो है हम जो है इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं। इस अप्रोच को हम बोलते हैं सब यूनिट अप्रोच। प्रेजेंट टाइम में हम कंजुगेट वैक्सीन का भी जो है वो यूज़ करते हैं। कंजुगेट वैक्सीन का मतलब अगर आप उसकी यूनिट को डालोगे तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता, यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन अगर उसको हम किसी पॉलीसैकेराइड से जो है वो उसको कर दें, तो कंजुगेट कर दें तो वो इम्यून रिस्पॉन्स आया था। तो ऐसे भी हम जो है वैक्सीन को प्रेजेंट करते हैं। सो मोटा मोटा अगर हम देखें इन दी एंड, अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हो जाती हैं, इसके बाद हमारी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन हो जाती हैं, और जो फ्यूचर है, जो आने वाले समय में या इवन आज के समय में भी यही चल रहा है, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, उसमें हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन की बात करते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन कौन सी हो गई, हमारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गई, राइट, हमारे पास लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन होगी, ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होगी जहाँ पे हम पूरा होल माइक्रोब अप्रोच यूज़ करते हैं। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन के अंदर हमारी सब यूनिट अप्रोच है, यानी कि उसका कुछ हिस्सा हमने डाल दिया, और थर्ड जनरेशन के अंदर या तो वेक्टर वैक्सीन हो गई, जैसे हमारी कोविशील्ड एक वेक्टर वैक्सीन है,
तो कोविशील्ड वैक्सीन जैसे टेक्नोलॉजी होगी, या फिर बहुत इंटरेस्टिंग जैसे फाइजर ने वैक्सीन बनाई थी डीएनए या फिर आरएनए बेस्ड वैक्सीन, ये फ्यूचर है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें ना तो हम कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल रहे हैं, ना ही हम कोई उसका सब यूनिट डाल रहे हैं, हम एक कोड डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, और वो कोड आरएनए के फॉर्मेट में डाल रहे हैं, और बॉडी उस कोड को यूज़ करके खुद ही जो है सब यूनिट डेवलप कर लेती है, सेल्स सब यूनिट डेवलप कर लेते हैं। जैसे ही बॉडी खुद ही उस सब यूनिट को खुद ही डेवलप कर लेगी, मतलब द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हमने आउटसोर्स कर दिया ह्यूमन बॉडी के अंदर। पहले हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग लैब में कर रहे थे, अब हमने सिर्फ कोड डाल दिया, बॉडी के सेल्स उस कोड को यूज़ करके ऑलरेडी वो सब यूनिट प्रोसेस करके बना लेंगे, और जैसे ही वो सब यूनिट बनेगा इम्यून रिस्पॉन्स उसी हिसाब से जल्दी आ जाएगा। सो नाउ वी आर जस्ट पुटिंग द कोड्स इन आवर बॉडी, और ये जो कोड्स डालने का तरीका है ये दो तरीके से हम डाल सकते हैं। या तो हम डीएनए के फॉर्मेट में डाल सकते हैं, जिसको हम डीएनए वैक्सीन्स बोलते हैं, जो अभी पीछे जाइडस कैडिला ने बनाई थी, बहुत ही फेमस, द वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। या फिर हम आरएनए बेस्ड वैक्सीन, जहाँ पे हम आरएनए को यूज़ करके हम बॉडी के अंदर वो चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो बेसिकली क्या है, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन्स के अंदर हम ऑर्गेनिज्म को बाहर डेवलप कर रहे हैं, या तो उसको डेवलप कर रहे हैं या उसके पार्ट को डेवलप कर रहे हैं, बॉडी में डाल रहे हैं। लेकिन जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, इसके अंदर हम कोई ऑर्गेनिज्म को बाहर डेवलप नहीं कर रहे हैं, ना ही उसके पार्ट को डेवलप कर रहे हैं, हम उसका कोड डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, और बॉडी उस कोड को यूज़ करके खुद ही वो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर डेवलप कर रही है, एंड दैट इज़ क्रिएटिंग दैट इम्यून रिस्पॉन्स। आई थिंक है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा द प्रेजेंट। और जैसे आपको दोबारा से रिपीट कर दूं, तो जो पास्ट जो है वो इनएक्टिवेटेड, लाइव एटेन्यूएटेड, सब यूनिट ये हो सकते हैं, एंड द फ्यूचर इज डीएनए बेस्ड वैक्सीन, आरएनए बेस्ड वैक्सीन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये सारा फ्यूचर है। जैसे एमआरएनए वैक्सीन, फाइजर की वैक्सीन है, वो सारी आरएनए बेस्ड वैक्सीन है। दीज आर द वैक्सीन दैट आर द फ्यूचर ऑफ द वैक्सीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एक ऐसी वैक्सीन चाहिए जो यूनिवर्सल वैक्सीन हो। यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन के ऊपर भी बहुत बात चल रही है, CRISPR-Cas9 को यूज़ करने की बात कर रहे हैं इसके अंदर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि चाहे जो मर्जी वेरिएंट ऑफ फ्लू हो, एक ही वैक्सीन सब वेरिएंट्स ऑफ फ्लू के अगेंस्ट फाइट करे। इसके ऊपर ये तो टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑसम है। अगर ये साइंटिस्ट इस चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट कराते तो हमें ऐसा नहीं है कि हर बारी कोई नई वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है। हम एक ही वैक्सीन के शॉट्स जो हैं डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फ्लू के अगेंस्ट काम कर सकें। तो इस वैक्सीन को हम यूनिवर्सल फ्लू वैक्सीन की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये था आज की इंपॉर्टेंट सेशन अबाउट द वैक्सीन्स इन द वर्ल्ड एंड वैक्सीन्स की एवोल्यूशन। ये प्रोसेस एडवर्ड जेनर से शुरू होता है जब वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डेवलप करते हैं, और आज कोविड के टाइम पे नई नई वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ लाइक डीएनए, आरएनए बेस्ड वैक्सीन टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, एंड आई बिलीव अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।